देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्कूल और छात्र हित को लेकर निजी विद्यालय द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। पीपीई किट पहनकर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। विधायक के वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर। संसदीय सचिव ने किया विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन। सौर्य जागरण यात्रा का हुआ आयोजन। सर्पदंश से मौत पर परिजनों ने लगाया इलाज में देरी का आरोप। कांग्रेसियों ने घेरा पनागर थाना। जगदलपुर में 80 पेटी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। हिंदी दिवस पर हुआ आयोजन। मोर मकान मोर आस योजना के तहत हुआ आवास का आवंटन। छत्तीसगढ़ निजी विद्यालय संघ द्वारा गुरुवार को राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्कूल सहित छात्र हित को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान निजी स्कूल संस्थान ने स्कूलों में अवकाश रखा और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। छत्तीसगढ़ निजी विद्यालय संघ राजनांदगांव के बैनर तले निजी विद्यालय के संचालक और शिक्षकों ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए स्कूल और छात्र हित में कई मांगों को रखा है। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान निजी विद्यालय संघ के जिला अध्यक्ष नीरज बाजपाई ने कहा कि लगभग 2-3 वर्षों से आरटीआई की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान निजी स्कूलों को नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि बीते 12 वर्षों से आरटीआई की राशि में वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आरटीआई की राशि जल्द से जल्द दी जाए। हम लोग छत्तीसगढ़ निजी विद्यालय संघ की ओर से शिक्षा विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो आरटी है उसकी प्रतिपूर्ति की राशि बहुत सारे विद्यालयों की 2 साल 3 साल से लंबित है, जो कि लाखों में है हर विद्यालय की, और कुछ विद्यालयों की तो 40-40, 50-50 लाख रुपए बकाया है। कोरोना काल के बाद में स्कूलों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हुई है। इस समय इस पैसे की कमी के कारण स्कूल बहुत परेशानी से गुजर रहा है। पहली मांग तो सबसे प्रमुख यही है कि हमारी प्रतिपूर्ति की राशि हमको तत्काल प्रदान की जाए ताकि हमको राहत मिले। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट राशि है कि पिछले 12 सालों से आरटीई की जो राशि है वो उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। जिस प्रकार से कि नर्सरी की 7,000 रुपये है, हम चाहते हैं कि उसको 15,000 रुपये किया जाए, और 6वीं से 8वीं की राशि पिछले 12 सालों से 11,400 है, उसको बढ़ा करके 20,000 किया जाए, और 9वीं से 12वीं की जो राशि 15,000 से बढ़ा करके 25,000 की जाए, क्योंकि पिछले 12 सालों से वृद्धि नहीं की है, जबकि वृद्धि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। साथ ही निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी सरस्वती साइकिल योजना का लाभ मिलना चाहिए। जो दूर दराज के प्राइवेट स्कूल हैं, बच्चियों को जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी तो लाभ मिलना चाहिए, सिर्फ गरीब सरकारी स्कूलों को भी दिया जाता है। इसके अलावा जो SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको भी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो मिलती है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी कम है एक प्रकार से। निजी विद्यालय संघ द्वारा आज स्कूल में अवकाश रखकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में आरटीआई के तहत दी जाने वाली राशि नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों की 7,000 से बढ़कर 15,000 रुपए करने, कक्षा 6वीं से 8वीं तक दी जाने वाली राशि 11,400 की राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए करने, 9वीं से 12वीं तक दी जाने वाली राशि 15,000 की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की मांग की गई है। वहीं निजी स्कूलों ने छात्र हित में भी बात करते हुए निजी स्कूलों की बालिकाओं को भी सरस्वती साइकिल योजना का लाभ देने की मांग की है। वहीं पुस्तक और गणेश की राशि 540 रुपए से बढ़कर 3,000 करने के साथ ही इस राशि को सीधे
अभिभावक के खाते में डालने की मांग रखी है। निजी स्कूल के धरना प्रदर्शन के दौरान स्कूल बस की पात्रता अवधि 12 वर्ष से बढ़कर 18 वर्ष करने को लेकर भी मांग की गई है। इस धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में निजी स्कूल के प्रबंधक और शिक्षकगण उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में अपनी मांग को लेकर आयुष मेडिकल स्टाफ ने पीपीई किट पहनकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में सरकार द्वारा अस्थायी रूप से आयुष मेडिकल स्टाफ की सेवाएं ली गई थी और उसके बाद बजट की कमी का हवाला देते हुए अचानक सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। बालाघाट में आयुष डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस आदि कर्मचारी राज्य सरकार से संविदा स्तर पर पुनः बहाली की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को आयुष मेडिकल स्टाफ पीपीई किट पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आयुष चिकित्सक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अंकित असाटी ने बताया कि कोविड काल में हमने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी। आज पूरे प्रदेश में मेडिकल स्टाफ की कमी है। हमारी मांग है कि जहां डॉक्टर अथवा पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है वहां हमें नियुक्ति दी जाए। सरकार आगामी 20 तारीख तक हमारी मांगों पर ध्यान दे, अन्यथा प्रदेश भर में सरकार विरोधी पर्चे बांटे जाएंगे। वहीं कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि यह राज्य सरकार के स्तर का मामला है, जिसका ज्ञापन सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि अगर 20 तारीख तक कोविड कर्मचारियों के विषय में माननीय मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो हमारे द्वारा पूरे प्रदेश में लगभग 10 लाख पम्पलेट भाजपा सरकार के विरोध में बांटे जाएंगे। और अगर उस पर भी संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पीपी किट पहन के, आज हमने ज्ञापन दिया, पीपी किट पहन के लोगों के बीच में ज्ञापन बांट के, अपना पम्पलेट बांट के भाजपा को, सरकार को वोट ना देने की अपील लोगों से करेंगे। कोरोना काल में जिन डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, फार्मासिस्ट इन लोगों ने काम किया था, उनकी नियुक्ति अस्थायी नियुक्ति थी, टाइम बीइंग के लिए थी। वर्तमान में जो मुझे ज्ञापन सौंपा गया है वो ये है कि उनको कहीं न कहीं शासकीय उस कार्यों के लिए नियोजित किया जाए, चाहे संविदा पे ही या दूसरे रूप में, तो उसको लेकर के इन्हें आज ज्ञापन सौंपा है। बालाघाट जिले से संजय अजीत, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के मंडला से भाजपा विधायक देव सिंह सयाम की स्कॉर्पियो को ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिससे वाहन के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। वाहन में विधायक देव सिंह सयाम सहित 3 लोग सवार थे। मंडला विधायक देव सिंह सयाम का वाहन घनसौर मार्ग के जगरा के पास मोड़ के समीप विपरीत दिशा से आ रही ट्रक के चपेट में आ गया। ट्रक की टक्कर से विधायक के वाहन के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया। विधायक के स्कॉर्पियो वाहन में विधायक के साथ गनमैन और चालक भी सवार थे। इस हादसे में सभी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज हम अपने घर से जो आ रहे थे, हमारे कार्यक्रम है तो मंडला की ओर जारगी के पास में अंदर जंगल में, वहाँ पे सामने से ही सीधे एक खाली ट्रक आकर के हमारी गाड़ी को टक्कर मारी और वो भी हमारी साइड ही से सीधे आकर के उसको ड्राइवर की समझ में आ गई। तो गाड़ी जो है पटरी से भी उतारे तो काफ़ी हद तक हम बचे। चोट तो लगी है गाड़ी को, लेकिन हम लोग को चोट नहीं आ पाई। आज इस तरह से जो है वो सामने वाले ड्राइवर की लापरवाही से ये घटना जबरदस्त घटते घटते बचे। मंडला से लखन भांडे, इंडिया टाउन न्यूज। आम जनता से मिलके हम उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेके विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेके अपना वोट डालेगी। पिछली सरकार ने हमसे वादा किया था कि दारू बंद होगी, अभी तक दारू बंद नहीं हुई है। सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली और सबसे मेन मुद्दा है तो बेरोजगारी। जो कॉलेज भवन है उन बच्चों के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट होना चाहिए। साफ सफाई, गंदगी है पूरा। आज तक के मुआवजा नहीं दिया है। सबके कई जन के मकान टूटी, कई जन के कई टूटी।
शौकीनों के लिए खास कार्यक्रम, जिसमें देखेंगे स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करने का सिलसिला, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। जगदलपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने नगर निगम के भगत सिंह वार्ड, शिव मंदिर वार्ड, अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड, लोकमान्य तिलक वार्ड एवं महाराणा प्रताप में 1,68,98,000 के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन के अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप शहर का समेकित विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है और बिना किसी भेदभाव के शहर के हर वार्ड का विकास किया जा रहा है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया द्वारा जगदलपुर शहर विकास हेतु लगातार राशि आवंटित की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर के मध्य भाग के वार्ड पहले नगर पालिका फिर नगर निगम में होने के कारण पहले से विकसित है, पर बाहरी क्षेत्र के वार्ड पहले ग्राम पंचायत में होने के कारण उतना विकास नहीं हो पाया है। अतः इन वार्डों में अधिक से अधिक विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। जगदलपुर से अमन शाह, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा बड़ी संख्या में रैली निकालकर शहर का भ्रमण करते हुए गौरव पथ में स्थित पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में पहुंचकर शौर्य दिवस मनाया गया और इस कार्यक्रम में दोनों संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शौर्य दिवस मनाने का उद्देश्य धर्मांतरण को रोकना है। शहर के पद्मश्री गोविंद राम ऑडिटोरियम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा शौर्य दिवस मनाया गया। आयोजन में कहा गया कि वर्तमान समय में धर्मांतरण तेजी से बढ़ती जा रही है एवं भोले भाले हिंदुओं को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है एवं उनके आस्था और पूजा करने की विधि में बदलाव हो जाता है। संगठन द्वारा इस मामले में चिंता जाहिर करते हुए संबोधित किया गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अपने धर्म, आस्था और सनातन से जुड़े रहें, इसलिए विश्व भर में शौर्य यात्रा निकाली गई है। इसमें हिंदू लड़कियों को जिससे बगला करके और उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है। इन सब जो अराजकीय गतिविधियां हैं, ऐसी गतिविधियां पूरे देश में हिंदू को ध्यान में आए और हिंदू का जनजागरण हो। हिंदू का जनजागरण करने के लिए जो हमारे पूर्व पराक्रमी रहे हैं, श्री भगवान बिरसा मुंडा जी, महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज, ये जो हमारे महापराक्रमी हमारे पूर्वज रहे हैं, जिनके कारण ये देश स्वतंत्र हुआ है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं भारत भूमि को स्वतंत्र करने के लिए, इनके पराक्रम का ध्यान दिलाना, स्मरण कराना, अपनी सनातन आस्था, सनातन अपने धर्म की जड़ों से जोड़ना, उनके बारे में बताना। इसलिए निश्चय किया है कि पूरे देश में शौर्य यात्रा निकालेंगे, शौर्य जागरण यात्रा निकालेंगे। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या शाम, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के छुरा सरकारी अस्पताल में आदिवासी परिवार के बेटे की सांप काटने से मौत होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हॉस्पिटल के सामने रोते बिलखते परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और समय पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाया और न्याय की गुहार की है। सांप काटने मामले में समय पर इलाज नहीं होने से बेटे की मौत का आरोप लगाते हुए परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। मौके पर एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और पोस्टमार्टम के लिए शव भेजने लगे तो शव के सामने मृतक की मां लेट गई और रोते हुए शव नहीं ले जाने व डॉक्टर को हटाने की जिद पर अड़ी रही, लेकिन महिला पुलिस के द्वारा उसे जबरदस्ती हटाया गया और शव को बिना परिजनों के पोस्टमार्टम कर ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि सांप काटने के बाद सुबह ग्राम मुढ़ी पानी में जब सिंह कुमार को हॉस्पिटल लाया गया था, तब समय पर डॉक्टर नहीं आया था, जिससे जब सिंह की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर एसपी प्रजापति गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मामले को लेकर एसडीएम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही, तो वहीं सीएमएचओ के सी उराव ने भी लेट आने वाले डॉक्टर पर कार्यवाही की बात कही। 4 बजे सांप चाबी से खराश सांप करे, फिर ओकर बाद का हुई से ये यहाँ तो डॉक्टर रही, तब तो डॉक्टर नहीं रही से के घंटा बाद डॉक्टर आई, 1 घंटा बाद 1 घंटा बाद। हाँ इलाज पर नहीं करवाया है तो अब गोठियार बोतरा से को कहीं इलाज तो चले रहती
सांप काटे हुआ व्यक्ति 4 घंटे के अंदर नहीं मरता। हाँ पैसा जो है पैसा लोग थे नहीं हॉस्पिटल में, उसको जांच किया। तो आपके हिसाब से जब आया था तो मृत? हाँ मृत था वो तो मृत। वजन ये जो है ना वजन झूठ वजन लोगों ने 108 नहीं बोला, तो टाइम नहीं लिखते हैं। वकील ने कॉल किया था उसको। जो पीड़ित परिवार हैं उनसे चर्चा हुई तो उनके अनुसार ये है कि सुबह 4 बजे जो है क्रैश सांप ने उंगली पर काटा था। उसके बाद सुबह 7 बजे उन्होंने फ़ोन किया और 108 के माध्यम से यहाँ पर जो मृतक हैं उनको लेके आए थे। परिजन का ये आरोप है कि उनको जीवित अवस्था में लाया गया था, उनको सही समय उपचार नहीं मिला है करके, तो इस चीज़ को जांच में लिया गया है और अभी शव परीक्षण के लिए अभी बॉडी को लेके गए हैं। पीएम की रिपोर्ट उपरांत ही पता चल पाया कि मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था, वास्तविक समय क्या था उसका। उसके जैसा कि हम लोगों ने थाना छुरा और थाना पीपलछड़ी के जो स्टाफ हैं उनसे जब तफ्तीश के बाद की पोस्टमार्टम करने के पूर्व जब पंचनामा उन्होंने बनाया तो उनकी जानकारी में जब उन्होंने पंचनामा किया तो यह जानकारी आई कि जो मृतक है जब से उसकी मृत्यु अस्पताल लाने के पहले हो गई थी। बावजूद आरोप है कि 1 घंटे बाद डॉक्टर पहुंचा। वो एक अलग परिस्थिति है, परंतु जब मृतक की मृत्यु हो गई थी तो पोस्टमार्टम के लिए करना हमारे लिए जरूरी था। तो उसकी प्रक्रिया के लिए जो है उनके परिवार वालों को बता। सर परिजनों का कहना है कि 4 बजे जो है उसको सांप काटा है। जो डॉक्टर के ऊपर आरोप लग रहा है उसका कहना है कि 11 बजे ही सांप काट दिया है। उन्हें ऐसा कैसा पता चला? जो हमने थाना से जानकारी प्राप्त की जब पंचनामा हुआ था तो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन थाना से हम लेते हैं, उसे बताया गया था सुबह उसको 4 बजे काट दिया था सांप और उसकी मृत्यु अस्पताल आने के पहले हुई थी। परिजनों का यह भी आरोप है जब हॉस्पिटल लाए तो वो युवक उससे बात भी की है, सीसीटीवी खंगालने की भी रिपोर्ट। अब वो उसमें जांच के विषय उसमें सीसीटीवी जो रिपोर्ट भेजी जाएगी। गरियाबंद से नीरज शर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। इंडिया टाउन न्यूज के विधानसभा परिक्रमा में देखिए डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पर 16 सितंबर रात 8 बजे। स्वाद के शौकीनों के लिए खास कार्यक्रम जिसमें देखेंगे स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करने का सिलसिला सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप लगाने के दौर भी शुरू हो गए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में डाली गई एक पोस्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पनागर थाना क्षेत्र के ग्राम काला डूमर में स्थित राम जानकी मंदिर के खसरों में पनागर विधायक की पत्नी माया इंदु तिवारी का नाम दर्ज होने पर उक्त खसरों की फोटो सोशल मीडिया में डालकर क्षेत्रीय भाजपा विधायक पर मंदिर की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला अंतर्गत पनागर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया में डाली गई पोस्ट को देखकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार रात्रि को पनागर थाने में पोस्ट डालने वाले लकी पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके बाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश पटेल के नेतृत्व में कुर्मी क्षत्रिय समाज, ओबीसी संगठन सहित सैकड़ों कांग्रेसी बस स्टैंड पनागर में एकत्र होकर विशाल जुलूस निकाला। साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम सीएसपी को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर निरस्त कराने और मंदिर की भूमि से विधायक एवं उनकी पत्नी का नाम हटाने की मांग की। वहीं पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए सिरे से नकार दिया है। थाना पनागर में एक झूठी एफआईआर हमारे समाज के भाई लकी पटेल के ऊपर दायर की गई, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उसमें जो धाराएं मेंशन हैं उनके खिलाफ, वो धाराएं कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होती। किसी भी प्रकार से उसमें उन धाराओं का उल्लंघन नहीं किया है और हम थाना प्रभारी और आज जो सीएसपी महोदय यहाँ पर थी उनसे ये निवेदन करने आए थे कि उसको विवेचना में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सही धाराएं लगी ही नहीं है, कोई किसी प्रकार का प्रकरण बनता ही नहीं है, सीधे उसको एफआईआर को निरस्त किया जाए। एक एफबी की पोस्ट के सहारे अगर आपने किसी के ऊपर इस तरीके की झूठी एफआईआर कर दी तो फिर पनागर थाने में मेरे को लगता है कि एफआईआर की बाढ़ आ जाएगी। ग्राम काला डूमर में खसरा नंबर 89 वगैरह से संबंधित है।
जो राम जानकी हनुमान मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन थी, उसमें सरबराहकार का नाम चेंज हुआ है। तो उसके संबंध में जो पुराने आदेश हैं उसको जांच करके प्रतिवेदन एसडीएम साहब को भेजा जाएगा। सर, क्या ट्रस्ट की भूमियों में किसी व्यक्ति का नाम चढ़ाया जा सकता है? सरबराहकार चेंज होते हैं। सरबराहकार का नाम एक लोक न्यास अधिनियम है, उसके अंतर्गत चेंज किया जाता है। उस आधार पर नामांकित किया गया। तो जो केस है, संबंधित केस चेक कराएंगे, उसके बाद स्पष्ट बता पाएंगे कि क्या स्थिति। जो बच्चों ने पोस्ट डाली है, मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने गलती की और जो पोस्ट का पूरा प्रकरण केवल खेद व्यक्त करने से समाप्त हो जाता है, क्योंकि इन बच्चों को जानकारी का अभाव है। इन्हें जो मालूम है कि ट्रस्ट में अनेक सदस्य होते हैं और जो आते हैं जाते हैं, कोई भी सदस्य बन सकता है, चाहे क्षेत्र का हो चाहे क्षेत्र के बाहर। जिस ट्रस्ट को जिस पर विश्वास है, मैं इस ट्रस्ट से लगभग 32 वर्ष से जुड़ा हूँ और अभी 8-10 साल पहले मेरी पत्नी ट्रस्टी बनी। उन बच्चों को अभी इस वैधानिक जानकारी नहीं है। ट्रस्ट की जमीन कोई भी नहीं बेच सकता। ये बच्चों से हमारा आग्रह है कि आप किसी 1-2 लोगों के बहकावे में आ रहे हैं। पनागर से राजेश जैन, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ में यह चुनावी साल है, जिसके मद्देनजर शराबों की जमाखोरी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही शराब कारोबारियों व बिचौलियों पर कार्यवाही के लिए आबकारी विभाग भी सक्रिय हो गया है और बस्तर में आज अवैध शराब की खेप को आबकारी विभाग ने जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जगदलपुर क्षेत्र में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में निर्मित 80 पेटी शराब जब्त किया गया है। आबकारी विभाग के अधिकारी रतन नागेश ने बताया कि आबकारी विभाग की टीम गश्त के लिए बस्तर जिले के विभिन्न इलाके में पहुंची हुई थी, जहां टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि करपावंड थाना क्षेत्र के डुरकाठोगा जैबल में ग्रामीण अपने घर में भारी मात्रा में अवैध शराब बेचने के लिए छुपा रखा है, जिसके बाद टीम को जैबल के लिए रवाना किया गया, जहां टीम ने दबिश देते हुए रेड की कार्यवाही किया और घर के भीतर से 80 पेटी मध्य प्रदेश निर्मित अवैध शराब जब्त किया और आरोपी राम बघेल को धर दबोचा, जिसने कड़ी पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया। इसके साथ ही आरोपी ने टीम को जानकारी दिया कि गांव के ही आकाश नाम के व्यक्ति व उनके साथियों के द्वारा अवैध शराब को अपने घर में रखने को कहा था और जैसे ही आबकारी विभाग की टीम ने गांव में दस्तक दिया, आकाश व साथी फरार हो गए, जिसके बाद टीम आकाश की पतासाजी में जुट गया है। जब्त 720 बल्क लीटर अवैध शराब की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया और उसे जेल भेज दिया गया है। दिनांक 12/9/2023 को नाइट गश्त के दौरान आबकारी टीम बस्तर गश्त के दौरान निकली थी। वहाँ मौके पर सूचना मिला कि रामा बघेल, जो ग्राम ठुड़गा डोंगा छिनगांव है, उनके पास अवैध रूप से एमपी के दारू रखा हुआ है। तो मौके पर पूरी टीम पहुंचा और उसमें उनके मकान से 80 पेटी गोवा विस्की, जो एमपी निर्मित है, धार डिस्टिलरी से जब्त किया गया। मौके पर एक आदमी गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। आम जनता से मिलके हम उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेके विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेके अपना वोट डालेगी। पिछली सरकार ने हमसे वादा किया था कि दारू बंद होगी, अभी तक दारू बंद नहीं हुई है। सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली और सबसे मेन मुद्दा है तो बेरोजगारी। जो कॉलेज भवन है उन बच्चों के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट होना चाहिए। साफ सफाई, गंदगी है पूरा। आज तक के मुआवजा नहीं दिया है। सबके कई जन के मकान टूटी, कई जन के कई टूटी।
स्वाद के शौकीनों के लिए खास कार्यक्रम जिसमें देखेंगे स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करने का सिलसिला सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए साहित्यकारों ने अथक प्रयास किया था, जिसके परिणाम स्वरूप हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर हमारी इंडिया टाउन न्यूज चैनल की टीम शहर के गौरव मार्ग में स्थित शासकीय पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल पहुंची, जहां के स्कूल स्टाफ द्वारा अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी विषय का भी प्रमुखता से अध्ययन कराया जाता है। राजनांदगांव के शासकीय पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हायर सेकेंडरी स्कूल में 1 से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। शिक्षिका ने हिंदी दिवस के अवसर पर कक्षा 6 के बच्चों को मातृभाषा हिंदी के बारे में विस्तार से बताया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि देश में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को निर्धारित करने एवं प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी को हमें अपने जीवन में उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है। सबसे पहले तो हिंदी के बारे में पता होना चाहिए कि आजकल के लोग जो होते हैं वो हिंदी को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदी को हम लोग महत्व दें और इसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और आजकल लोग हिंदी भाषा को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। हिंदी भाषा को दैनिक जीवन पर उपयोग करें। अंग्रेजी भाषा के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, हम उसको सीखने के लिए ज़्यादा प्रभावित हैं। इसके चलते हम हिंदी भाषा को भी भूलते जा रहे हैं, लेकिन ये हमको ध्यान रखना है कि हमारी मातृभाषा है, इसकी विलुप्ति हमें नहीं होने देनी है, हमें इसका उपयोग करते रहना है। इंग्लिश भाषा सीखना कोई गलत नहीं है, लेकिन हिंदी को भूल जाना भी सही बात नहीं है, तो हमें इसका ध्यान रखना है और हिंदी का हमें सही तरह से उपयोग आना चाहिए। हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में हम अन्य भाषाओं का भी मिश्रण करते जा रहे हैं। आजकल हम शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना है कि हिंदी प्राचीनतम भाषा है, तो हम इसका सही उपयोग कर सकते हैं। व्यक्ति अंग्रेजी भाषा बोलने और सीखने के लिए और ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका विलुप्ति नहीं होने देना चाहिए। हिंदी हमारे देश की भाषा है। यह एक बहुत ही समृद्धशाली भाषा है। इस भाषा में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते और पढ़ते हैं, यह इसकी विशेषता है। और कोई भी भाषा अभ्यास से आती है, तो यही कोशिश रहती है कि विद्यालय में बच्चों को जो भी भाषा वो पढ़े उसका बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास कराया जाए। हिंदी के प्रति रुझान न तो कम हुआ है और न होगा, और इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि अंग्रेजी यदि सीढ़ी है तो हिंदी हमारे चरण है, जिससे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी हमारी समृद्धिशाली भाषा है। इस भाषा में हम जैसा सुनते हैं वैसा लिखते और पढ़ते हैं। हिंदी के प्रति रुझान ना कम हुआ है और ना होगा। अगर अंग्रेजी सीढ़ी है तो हिंदी हमारी चरण है, जिसे मजबूत होना बहुत जरूरी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारे बच्चों को सीखने, बोलने और पढ़ने में इतना सरल है कि हर कोई सरलता से बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और पहले भी इसको पढ़ लेते थे और आज भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे इसको सरलता से पढ़ लेते हैं। ये हमारी सुगम भाषा है और हमारे लिखने में, हिंदी लिखने में, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के पीछे हमारा एक उद्देश्य भी था कि संपूर्ण राष्ट्र एक सूत्र में बंधे, हम सब आपस में एक दूसरे की अपनी भावनाओं को सरलता से समझ सकें। और अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उनकी ज़रूरत भी है। ऐसे नहीं कि अपन अंग्रेजी को छोड़ रहे हैं, परंतु किसी अन्य भाषा को जानने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को छोड़ दें। अपनी माँ सबसे प्यारी होती है, मौसी के प्रति भी प्रेम होनी चाहिए।
तो हम अपनी हिंदी के प्रति प्रेम हमेशा रखेंगे। उसे जानने समझने लिए आज हमारी ये 4थे नंबर की भाषा विश्व में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और धीरे धीरे हिंदी के हमारे पाठकगण बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव नगर निगम में गुरुवार को शासन की महत्वाकांक्षी योजना मोर मकान मोर आस के तहत लॉटरी पद्धति से आवास का आवंटन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। स्वयं का मकान पाने की चाहत लिए हितग्राहियों ने नगर निगम सभागार में बारी बारी पर्चे निकालकर लॉटरी पद्धति से आवास आवंटन की प्रक्रिया को पूरी किया। इस मामले में नगर निगम के कार्यपालन अभियंता यूके राम टेके ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की मोर मकान मोर आस योजना के तहत 1533 मकान के लिए 700 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 400 आवेदन ही पात्र पाए गए हैं। वहीं 76 लोगों ने ही आवास लेने राशि जमा की है, जिसमें से 58 हितग्राहियों की लॉटरी पूर्व में ही की जा चुकी है और आज 18 हितग्राहियों की लॉटरी निकाली गई है, जिन्हें राजनांदगांव शहर के मोहर और रेवाड़ी क्षेत्र में मकान का आवंटन किया गया है। वहीं नगर निगम के चेयरमैन संतोष पिल्ले ने कहा कि इस योजना से किराए के मकान में रहने वाले लोगों के स्वयं के मकान लेने का सपना साकार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देशित है और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो नए नॉर्म्स आए हैं उसके हिसाब से मोर मकान मोर आस के तहत 1533 मकान हम लोग को आवंटन करना है। हमारे पास लगभग 700 आवेदन आए हैं उसमें, तो जिसमें से लगभग 400 आवेदन पात्र हैं और उसमें से लगभग 76 लोग राशि जमा किए हैं। तो उसमें 58 पहले लॉटरी हुआ था, उस समय 2-3 लॉटरी और हो चुके हैं, उसमें 58 लोगों को आवंटित किया जा चुका। आज 18 लोगों का आवंटन कर रहे हैं। मोहारा और रेवाड़ी यूनिट है जो कंप्लीट मकान है उसका। नहीं, उसके एक नियम बने हैं, कंप्लीट जिनको लेना है उनको पूरा पैसा देना पड़ता है। जिनका मकान अनकम्प्लीट है उनको पहला किस्त 10% लागत राशि का जो भी उनका जो प्रीमियम तय हुआ है उसका 10% जमा करना पड़ता है, शेष राशि किस्तों में देने का है। जी बताइए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के योजना मोर आवास मोर मकान के अंतर्गत आज राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में अधिकांश हितग्राहियों को उनको मोर आवास मोर मकान के अंतर्गत उनको मकान का लॉटरी पद्धति के द्वारा उनको वितरण किया गया है और सभी सुचारू रूप से लॉटरी सिस्टम से कार्यक्रम मकान का संपन्न हुआ है। आज हम अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं जो आप इस योजना के तहत गरीबों को एक अपना खुद का आशियाना प्राप्त हुआ है और आप सभी हितग्राही खुशी खुशी अपने घर आज पहुंच जाएंगे और अपने नई सिरे से ज़िंदगी चालू करेंगे। अभी तक वो किराए में रहते थे, लेकिन आज अपना खुद का एक सपना जो देखे थे, खुद का मकान होने से सबके चेहरे पे खुशी की लहर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना मोर मकान मोर आस के तहत किराए के मकान में रहने वाले लोगों को आवास का वितरण किया जा रहा है, जिससे किराए के मकान में रहने वाले लोगों के स्वयं के मकान लेने का सपना साकार हुआ है। लेकिन आवेदन के नियम शर्तों की वजह से 1533 मकान के लिए महज 700 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। तो वहीं मकान लेने राशि भी अधिक होने के चलते महज 76 लोगों ने ही रुपए जमा कर पाए हैं। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। इंडिया टाउन न्यूज के विधानसभा परिक्रमा में देखिए डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज के YouTube लाइव स्ट्रीमिंग पर 16 सितंबर रात 8 बजे। स्वाद के शौकीनों के लिए खास कार्यक्रम जिसमें देखेंगे स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करने का सिलसिला।